माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के टॉप 5 VBI सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में गोल गोल घूम कर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को बना सकते थे। शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। यदि आपका जवाब सही हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकाले। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा है। देखिए इसे कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रश्नों को हल किए हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम हॉल में करना है। आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। दोस्तों, द्विघात बहुपद बराबर दिया हुआ है 2x² - 8x + 6। दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले हम a b c का मान निकालेंगे। दोस्तों, x² का जो गुणांक होता है वो a हो जाता है, x का गुणांक b हो जाता है और जो अचर पद है वो c हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ABC। तो दोस्तों, A का मान हो जाएगा 2, B का मान -8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे X का गुणांक माइनस में है, और C का मान 6 हो जाएगा। ABC का मान निकालने के बाद चलिए अब हमें यहाँ से निकालना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। और तो दोस्तों, यहाँ से आपको b का मान उठा के रख देना है और a का मान उठाकर रख देना है। दोस्तों, सबसे पहले हम शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो दोस्तों, -b यहाँ पे और b का मान भी माइनस में है, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान है 2। तो दोस्तों, -8/2 लिखेंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कट के ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अर्थात शून्यकों का योगफल आ गया 4। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो दोस्तों, c का मान कितना था? c का मान 6 था, अभी हम निकाले थे। c का मान कितना था? तो दोस्तों, c का मान 6 था। तो दोस्तों, c का मान 6 रखना है और a का मान 2 रखना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, c का मान 6 और a का मान 2 और ये कट के आ जाएगा 3। तो दोस्तों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ गया। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक निकाले। दोस्तों, द्विघात बहुपद आपको दिया गया है 4x² - 3 के शून्यक निकालने के लिए आपसे कह रहा है। तो दोस्तों, इसमें 2 ही पद है। द्विघात बहुपद है लेकिन इसमें 2 ही पद है। तो इस प्रकार के जो द्विघात बहुपद होते हैं, इसके शून्यक निकालने के लिए हम बराबर 0 ले लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। देखिए, यहाँ से 3 को बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो 3 है यहाँ पे माइनस में, तो अब हो जाएगा ये प्लस में। आपको पता है माइनस बराबर के उस पार जाता है तो प्लस में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 4x², 4 यहाँ पे गुना के रूप में है और 4 को जब हम दाएं तरफ भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे x² बराबर 3/4 हो गया। आगे देखें यदि, तो दोस्तों x में स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को दाएं तरफ भेजेंगे तो दोस्तों ये रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों, रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा अर्थात रूट अंडर
3/4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस में होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है √4 का वर्गमूल √4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा और √3 का नहीं निकलेगा तो वो √3 में ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार लिखेंगे √3/2 प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस √3/2। ठीक है, माइनस √3/2, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो दोस्तों ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। पहला शून्यक √3/2 और दूसरा शून्यक माइनस √3/2। बिल्कुल आसान प्रश्न था, बस आपको याद रखना है जब 2 पद हो तो बराबर के बाद 0 ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। दोस्तों सबसे पहले लिखना है हल दिया है। दोस्तों आपको जब भी दिया जाएगा एचसीएफ निकालने यूक्लिड विभाजन से तो आपको 2 संख्या जरूर दिया रहेगा। तो दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या होगा उसे बी मानेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगा उसे बी मानेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे ए मानेंगे। बड़ी संख्याओं को ए, छोटी संख्या को बी। उसके बाद देखिए क्या करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी संख्या 135 है और बड़ी संख्या 225, भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो दोस्तों 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 135। ठीक है, उसके बाद 225 में से 135 को घटाएंगे तो 90 शेषफल बचेगा। फिर दोस्तों ये बीच वाला भाज्य होता है और ये बाएं तरफ भाजक होता है और दाएं तरफ भागफल होता है। तो दोस्तों अब जो शेषफल आया इस शेषफल से भाजक में भाग देना है। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो दोस्तों एक बार में 90 होगा, 2 बार में 180 होगा जो कि 135 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों एक बार में 90 होगा, 135 में से 90 घटाएंगे तो दोस्तों 45 बचेगा। अब जो ये 45 हुआ शेषफल, इस शेषफल से इस 90 जो ये भाजक है इस भाजक में भाग देना है अब 45 से। तो दोस्तों 45 से 90 में भाग देंगे तो दोस्तों 2 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा। 45 दूनी 90, 90 से 90 जाएगा, शेषफल 0 हो गया। तो दोस्तों शेषफल जब 0 आ जाए और जिसके द्वारा आए यानी लास्ट में किससे कटा, तो दोस्तों लास्ट में 45 से कटा, तो दोस्तों आपका आंसर 45 हो जाएगा। दोस्तों इसे थोड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसे आप याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे याद रखेंगे। ए क्या होगा, तो दोस्तों ए भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, आर शेषफल होता है। दोस्तों इसी पे बैठाना है। दोस्तों यहाँ पे पहली बार यदि हम ऊपर में देखें तो पहला जो हमारा भाज्य था वो भाज्य कितना था, तो दोस्तों भाज्य था 225। तो दोस्तों 225 को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों ये 135 गुना 1, जो भागफल और भाजक है दोनों को गुना करना है। 135 गुना 1 और जो शेषफल आया था 90, शेषफल को यहाँ पे जोड़ देना है तो हमारा 225 पुर जाएगा। 135 गुना 1 करेंगे 135 होगा, उसमें 90 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये 90 गुना 1 करना है, 90 गुना 1, ठीक है, यानी भाजक गुना भागफल करेंगे तो ये बीच वाला पुर जाएगा। 90 गुना 1 करेंगे और शेषफल 45 जोड़ देंगे। फिर इस 90 को लाने के लिए क्या करना होगा, तो 45 गुना 2 करना होगा, 45 दूनी 90 और शेषफल 0 जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। यही तो होता है यूक्लिड विभाजन। तो दोस्तों यहाँ से आप सब कुछ समझ चुके हैं। लास्ट में 45 से कटा था तो दोस्तों एचसीएफ हो गया 45। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्यू और आर में। तो दोस्तों ये वाला जो होता है इस तरीके से ऐसे करके, दोस्तों यहाँ पे होता है बी, यानी ये हो गया आपका भाजक, और यहाँ पे बीच में होता है ए, ये हो गया आपका भाज्य, और यहाँ पे होता है आपका Q, ये हो गया आपका भागफल, और नीचे में जो आपका आता है शेषफल इसे बोलते हैं R। तो दोस्तों ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है,
संख्या 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन संख्याओं का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 अभाज्य गुणनखंड करने पे। फिर 72 को कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों 72 को लिख सकते हैं 8 गुना 9, 9 8 72, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 3 बार, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है 120। दोस्तों 120 को कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों 120 को आप लिख सकते हैं 8 गुने 15, ठीक है, 15 8 120। फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड आप कर लेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे 120 है तो 120 को इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। 2 से भाग देंगे 60 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 30 होगा, ऐसे करके आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब देखते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो दोस्तों चलिए आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। दोस्तों 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 2 संख्या रहे, अभाज्य गुणनखंड की जब भी बात करेगा तो सबसे पहले सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए। दोस्तों जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 3 संख्या है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या सेम दिख रहा है। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, और 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। तो दोस्तों तीनों में 2 मिल गया, 2 को ले लेंगे। याद रहे एचसीएफ निकालते समय इन बातों को ध्यान में रखना है। अब 2 के बाद 3 को देखना है। तो दोस्तों 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार है, और 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार है। तीनों में मिल गया तो उन्हें ले लेंगे। अब यदि हम देखें 5 को देखें तो 120 में सिर्फ 5 है, 72 में नहीं है और 6 में नहीं है। तो दोस्तों 5 को नहीं लेना है, बस तीनों में जो दिखे उन्हीं को लेना है। तो तीनों में दिखने वाला है 3 और 2, बस इन दोनों को अब गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 दूनी का 6, यानी एचसीएफ हो गया 6। चलिए अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम निकालते समय आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक बार आया हो। दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसे हैं, तो सबसे पहले 2 को देखते हैं, उसके बाद 3 को देखते हैं, 5 को देखते हैं और 7 को देखते हैं, यानी अभाज्य संख्या जो होता है उन्हीं पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 को देखेंगे सबसे अधिक किस में है। एलसीएम निकालते समय हम बता रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। दोस्तों 2 को यदि देखें तो 6 में 1 बार है, 72 में 3 बार है, और 120 में 3 बार है। तो दोस्तों सबसे अधिक किस में हुआ? तो दोस्तों सबसे अधिक यहाँ पर 72 में भी 3 बार है और 120 में भी 3 बार है, तीनों में समान है। तो दोस्तों या तो यहाँ से तीनों ले लेंगे, या फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड में से तीनों 2 ले लेंगे, या 120 के अभाज्य गुणनखंड से तीनों 2 ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 3 2 हम ले लिए क्योंकि ये सबसे अधिक बार था, और 6 में जो 2 एक ही बार था उनको नहीं लेंगे, अधिक वाले को लेते हैं। अब देखेंगे 3 को। तो दोस्तों 3 को देखेंगे तो ध्यान से देखिए 3 सबसे अधिक किस में है। तो दोस्तों यदि हम देखें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 2 बार है, और 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार है। तो आप ध्यान से देखिए अधिक किस में है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो 3 जो है ना 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार आया है, तो ये अधिक हो गया, इन दोनों को ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को ले लिए। अब 3 के बाद हम किसको देखेंगे? 5 को देखेंगे। हम आपको बताए थे 2 को देखना है, 3 को देखना है, 5 को देखना है और 7 को देखना है। अब 5 को देखेंगे। तो दोस्तों 5 को देखिए सबसे अधिक किस में है। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 120 के अभाज्य गुणनखंड में 5 एक बार है। तो दोस्तों एक बार है तो ले लेंगे। अधिक हुआ कि नहीं? 120 के पास एक 5 है, 6 के पास एक भी नहीं है, तो अधिक कौन हुआ? 120 ही तो हुआ, तो इसका एक 5 ले लेंगे। अब इन सभी को गुना कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 360।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न कह रहा है समीकरण निकाय 6x प्लस 5y बराबर 11 एवं 9x प्लस 10y बराबर 21 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। दोस्तों इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि को बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे वर्ज गुणन विधि। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। तो दोस्तों समीकरण पहला जो है, जो पहले लिखा हुआ है उसको समीकरण 1 मानेंगे। और याद रखिएगा वर्ज गुणन विधि से हल करने के लिए जो बराबर के उस पार में अचर पद रहता है उसको बराबर के बाएं साइड खींच लेते हैं। ध्यान से देखिए 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1 इसे मान लेंगे। दोस्तों 11 बराबर के इस पार में था, इसको हम बाएं तरफ खींच लिए हैं, माइनस में हो गया। ठीक इसी प्रकार 9x प्लस 10y और 21 को इस पार खींच लेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। जो पहले दिया हुआ है उसको समीकरण 1, जो बाद में दिया हुआ है उसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, आपको समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ से आपको निकालना होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान। तो दोस्तों जो समीकरण 1 में है वहाँ से a1 b1 c1 का मान निकलता है। तो दोस्तों a1 यहाँ पे हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा 5, c1 हो जाएगा -11। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ऐसे पढ़ना है a b c। समीकरण 1 है तो a1 b1 c1, a1 का मान 6, b1 का मान 5 और c1 का मान -11 हो गया। अब समीकरण 2 में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ होगा a2 b2 c2। तो दोस्तों a2 का मान 9 हो गया, b2 का मान 10 हो गया, c2 का मान -21 हो गया। चलिए अब इसे हल करेंगे। वर्ज गुणन विधि से हल करने के लिए एक सूत्र आपको याद करना होगा, जिसका ट्रिक भी हम आपको बताए थे। ट्रिक क्या होता है तो दोस्तों BC और AB, BC और AB इन्हें याद रखेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। देखिए सूत्र क्या होता है, B1/B2 गुना C1/C2 गुना A1/A2 गुना B1/B2 ये होता है। दोस्तों यहाँ पे जो गुना का सिंबल है इसे गुना नहीं समझना है। देखिए एरो दिखा रहा है कि C2 और B1 के साथ गुना होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, B2 का गुना C1 के साथ होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार A2 का गुना C1 के साथ होगा, C2 का गुना A1 के साथ होगा और माइनस का चिन्ह रहेगा। उसके बाद B2 का गुना A1 में होगा, A2 का गुना B1 में होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। तो दोस्तों इसे याद करने के लिए क्या करना होता है तो दोस्तों BC और AB, BC बोले तो B1/B2 C1/C2, B1/B2 गुना C1/C2 और गुना AB बोले तो, ठीक है, AB बोले तो A1/A2 गुना B1/B2। और दोस्तों B1 और C1 के बीच में x को रखेंगे, C1 और A1 के बीच में y को रखेंगे, A1 और B1 के बीच में 1 को रखेंगे। बस अब मान ऊपर में सब लिख दिए हैं। यहाँ पे ऊपर में A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान उठा के मान को रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, अब जो लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए मान रख दिए हैं, B1 का मान 5, B2 का मान 10, C1 का मान -11, C2 का मान -21, मान उठा के रख दिए। आप ऊपर से देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे होता है आपका x, यहाँ पर होता है आपका y, यहाँ पे होता है 1। अब इसे कैसे करेंगे तो दोस्तों 21 का गुना 5 में करेंगे। ठीक है, 21 5 105 होगा, माइनस प्लस माइनस में होगा। ठीक है, अब फार्मूला वाला माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए फार्मूला में जो माइनस है उसको बीच में रखेंगे, फिर इधर से गुना करेंगे 11 गुना 10, तो 11 गुना 10 कितना होगा -110 होगा। बीच में माइनस रहेगा, ये यहाँ का माइनस है। ठीक है, -11 गुना 10 करेंगे तो -110 होगा। अब फार्मूला वाला माइनस यहाँ बीच में रहेगा। दोस्तों इसी तरीके से और बीच में आपको बराबर का चिन्ह दे देना है। फिर y लिखना है, y
बट्टे का चिन्ह देना है, उसके बाद इधर से गुना करना है, 9 गुना 11 करना है, 99 होगा माइनस में, उसके बाद फार्मूला वाला माइनस देना है, 21 गुना 6 करना है, 126 होगा माइनस में, फिर बराबर का चिन्ह देना है, 1 लिखना है, ठीक है, यहाँ ऊपर में देखिए 1 लिखना है, बटे का चिन्ह देना है, इधर से गुना करना है, B2 गुना A1 A2 गुना B1 करना है, यानी इधर से 10 गुना 6 करेंगे 60 होगा, 9 गुना 5 करेंगे 45 होगा। इस तरीके से गुना किया गया है और आप यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पष्ट कैसे कैसे किया गया है। आपके पास आ जाएगा x/5 y/27 और 1/15 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हल किया गया है, माइनस प्लस आप समझते होंगे। चलिए अब इसका तुलना करना है, क्या करना है, तुलना कैसे किया जाता है, तो ध्यान से देखिए तुलना। x/5 है, x/5 का तुलना करेंगे 1/15 से और y/27 का तुलना करेंगे 1/5 से। बस तुलना करने के बाद आपको x और y का मान निकल जाएगा। दोस्तों x/5 बराबर 1/15 लिखेंगे, यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं तुलना करने के लिए 1/15 से बताया गया है। तो दोस्तों x/5 बराबर 1/15 करेंगे और y/27 बराबर 1/15 करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, त्रियक गुना होगा यहाँ पे। त्रियक गुना कैसे करेंगे दोस्तों, 15 का गुना होगा x में, 5 का गुना होगा 1 में, उसका 15 का गुना होगा y में, 27 का गुना होगा 1 में। इस तरीके से यहाँ पे हल करने के बाद आपका फाइनली जो आंसर आने वाला है वो यहाँ पर आ चुका है, आप देख लीजिए। दोस्तों x का मान आ गया 1/3 और y का मान आ गया 9/5। तो अब देखिए आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग क्या होगा। दोस्तों हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 9। आप ऑप्शन लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।